हेलो गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द किंग लैंड ड्रामा को। तो चलो हम इस ड्रामा को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में हमें एक काफ़ी बड़े शहर को दिखाया जाता है और उस शहर में एक काफ़ी बड़ा होटल होता है जिसका नाम किंग होटल होता है। और हम उस होटल में काफ़ी सारे क्यूट क्यूट लड़कियों को देखते हैं जिनमें हमें दिखाया जाता है कि उस होटल में वह लड़कियां लोग अपना इंटरव्यू देने के लिए आए होते हैं, जहाँ पे हम काफ़ी सारे लड़कियों को देखते हैं और कुछ बॉयज़ को भी देखते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि उनमें से किसी का भी सिलेक्शन नहीं होता और लास्ट में इस ड्रामा की मेन लीड को दिखाया जाता है जिसका नाम मिस सारंग होता है। और फिर वह जब इंटरव्यू देने के लिए जाती है तब उसके पैरों के सैंडल का हील टूट जाता है, लेकिन वह अपने आप को मेंटेन करते हुए अपने बॉस लोग के पास में जाती है। और जब उसके बॉस लोग पूछते हैं कि तुम्हें क्या आता है, तो वह बताती है कि मेरी हॉबी है कि मुझे सिर्फ गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। जिसमें वहाँ की फीमेल बॉस बोलती है कि तुम हमें गा कर दिखाओ। फिर वह अपने हिसाब से गाना स्टार्ट करती है और वह तन 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 की आवाज़ में गाना गाती है जो हमें समझ नहीं आता, लेकिन वह एक ऐसी लड़की होती है जो अपने शब्दों को साफ तरीक़ों से बोल देती है और वह एक खुली किताब होती है, जिसके कारण वहाँ के लोगों का रिएक्शन काफ़ी अलग सा होता है। और फिर वह जब अपने रूम पे आती है तब हम देखते हैं कि वह इस बात को अपने दोस्तों को बताती है और उसके दोस्त सारे के सारे सब एक बार में जाते हैं जहाँ पर वह लोग काफ़ी सारे ड्रिंक करते हैं। और जब वह अपने फ्रेंड्स को बताती है कि मैंने वहाँ पर उनके लिए गाना गाया और मैंने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बताया, तब जाकर हम देखते हैं कि उसकी फ्रेंड्स लोग को काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है। और फिर हम देखते हैं कि उस होटल में एक लड़का आता है जो मिस सारन की फ्रेंड से नंबर मांगता है और वह उसे अपना नंबर भी दे देती है, लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की का इशारा किसी और लड़की की तरफ होता है। तभी हम देखते हैं कि अब दोनों कुछ टाइम बाद में वहाँ पे वह काफ़ी खुलकर डांस करते हैं। और डांस करने के बाद में हम देखते हैं कि वह लोग सुबह के टाइम अपने रूम में सो रहे थे। तब जाकर हम देखते हैं कि मिस सारन को एक कॉल आता है और वह नॉर्मल टाइप बात करती है। और जब वह नॉर्मल टाइप बात कर रही होती है तभी उसे एक अचंभा महसूस होता है कि उसे किंग होटल से कॉल आया और वहाँ पे बोलते हैं कि अब तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, जिसके कारण वह तीनों के तीनों फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और यह सीन देखने के बाद में हमें भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। अब इसके बाद में हमें एक मेल लीड हीरो को दिखाया जाता है जो इस ड्रामा का मेन किरदार था। और हम देखते हैं कि वह अपने प्राइवेट जेट से जंप कर रहा था, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वह उस होटल में आता है जहाँ पर उसका इंटरव्यू होता है। और जब हम देखते हैं कि वह वहाँ पर आने से पहले ही वह किसी दूसरे बिल्डिंग पर फ्लाई ओवर करता है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वह थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग में पहुँच जाता है जहाँ पर उसका इंटरव्यू था। और हमें पता चलता है कि वहाँ पर आने के बाद में वहाँ का रहन सहन काफ़ी अलग सलग था और वहाँ का एक उन सभी का मैनेजर था जो वहाँ के लोगों से काफ़ी अजीब प्रकार से बातें कर रहा था। और वह उसके कपड़ों और हाथ में पहनी हुई सभी चीज़ों को देखकर काफ़ी ज़्यादा अचंभा महसूस कर रहा था कि एक मैनेजर जो उससे छोटे पोस्ट में है वह उससे महंगे महंगे चीज़ें कैसे पहन सकता है। और फिर हम देखते हैं कि उस लड़के का नाम गू ऑन होता है और फिर उसके साथ में एक उसी कंपनी में काम करने वाला एम्प्लॉय होता है जिसने भी अभी अभी इंटरव्यू दिया था, लेकिन हम देखते हैं कि वह लोगों की ज़्यादा फिक्र करता है। और फिर हम देखते हैं कि गू ऑन कुछ काम करने को नहीं दिखता और वह मैनेजर की तरह बैठा हुआ होता है, लेकिन सांगरी उसे हर बार समझाता है कि यहाँ पे तुम्हारे काम करने के चक्कर में कहीं तुम्हें निकाल ना दे, और वह उसे बार बार समझाता रहता है। लेकिन हम कुछ टाइम बाद में जब देखते हैं तब सांगरी को वहाँ का मैनेजर बुलाता है और बोलता है कि तुम दोनों एक काम करो कि वहाँ पे जाकर तुम फ़ोटोकॉपी लाओ। जिसके बाद में हम देखते हैं कि दोनों के दोनों अब वहाँ पे फ़ोटोकॉपी मशीन के पास में जाते हैं, लेकिन वहाँ का मशीन बंद हो जाता है और इसका इल्ज़ाम सांगरी पर आता है। लेकिन गुआन बोलता है कि मुझे इसे आज तक चलाने नहीं आता, अगर तुम्हें आता हो तो तुम्हें चला लो। तब हम देखते हैं कि वहाँ का वह मशीन बिगड़ा हुआ होता है, लेकिन सांगरी उसे सुधारने की कोशिश करता है। तब वहाँ का मैनेजर आता है और बोलता है कि इस चीज़ को तुम काफ़ी ज़ोर से हिलाओ। और हम देखते हैं कि वह मैनेजर द्वारा बोले गए प्रिंटर की मशीन को ज़ोर से हिलाते, जिसके बाद में हम देखते हैं कि वह वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पर कचरा फैल जाता है। जिसके बाद में वहाँ पर सबसे बड़ा मैनेजर आता है और बोलता है कि यह तुमने क्या किया। और इसके बाद में वह बोलता है कि अगर तुम्हें काम करना हो तो यहाँ पे करो, नहीं तो जा सकते हो। जिसके बाद में गोवन समझ जाता है कि यहाँ के मैनेजर लोग का रहन सहन काफ़ी अलग सा है। और फिर हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं जब
वह गुआन और सांगरिक को वह कचरा साफ करने को बोलता है, लेकिन गुआन बोलता है कि मैं इसे साफ नहीं करूँगा, चाहे मुझे तुम जॉब से निकाल दो। और फाइनली हम देखते हैं जब उसे जॉब से निकाल दिया जाता है और गुआन बोलता है कि आज से मैं इस जॉब में नहीं रहूँगा। तब वहाँ के मैनेजर लोग उस पर भी काफ़ी ज़्यादा भड़क जाते हैं और तब गुआन एक जगह कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ पे मुझे नई मशीन चाहिए और तुम यहाँ पर आकर डस्टबिन में कचरा डाल दो और यहाँ के सारी चीज़ों को साफ कर दो। जिसके बाद में उन्हें पता चलता है कि यह इस होटल का मालिक है जो यहाँ पे कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आया है। जिसके बाद में वहाँ के सभी मैनेजर की छुट्टी हो जाती है और वह काफ़ी घबरा से जाती हैं। जिसके बाद में वह उन्हें सॉरी बोलकर काफ़ी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगते हैं और फिर वह सांगरिक को एक ऑफ़र देता है कि तुम मेरे साथ काम करो तो मैं तुम्हें ऊंची से ऊंची पोस्ट दिलाऊंगा। लेकिन उसे इस बात का यकीन नहीं होता और फाइनली वह कुछ टाइम बाद वहाँ से दोनों निकल जाते हैं। और फिर हमें गुआन, उसके फादर और उसकी सिस्टर को दिखाया जाता है, लेकिन उसकी सिस्टर का बिहेवियर उसके साथ में कुछ अलग सा होता है। जिसके बाद में हमें उसे चेंज दिखाया जाता है। फिर थोड़ी देर बाद में हमें दिखाया जाता है कि जब गुआन बाहर आता है तब उसकी सिस्टर भी उसके साथ में आती है और बोलती है कि तुम आज के बाद इस घर से मत आना और इस घर में जब भी तुम आओगे तो यह तुम्हारी बेइज्जती होगी। इसके बाद में वह बोलती है कि मैं तुम्हारे बाहर रहने का इंतजाम काफ़ी अच्छे से कर दूंगी। जिसके बाद में गुआन वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर आने के बाद में हम देखते हैं कि गुआन एक होटल में आता है जो उसकी सिस्टर का था और उस होटल का नाम किंग होटल था। और अगली सुबह हम मिस सारन को देखते हैं जब वह उस होटल में आती है और वहाँ पर आने के बाद में अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करती है और आती है जब उसका खुशी का ठिकाना नहीं होता। और आने के बाद में वह अपने पास्ट में अपनी मॉम के साथ में जाती है जहाँ पर वह सोचती है और उसे सपने दिखते हैं कि वह अपने मॉम के साथ में किस तरह से यहाँ पर आई थी। तब हमें पता चलता है कि उसका सपना बचपन से ही बड़े होटल में काम करना था और वहाँ पर उसका मैनेजर बनने का सपना पूर्ण भी हो जाता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वहाँ सबकी सीनियर मैनेजर होती है जो वहाँ के लोगों को काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करती है और फिर वहाँ पे लोगों को समझाती है कि हमें किस प्रकार से अपने कस्टमर से बातें करना है और उन्हें किस प्रकार से खुश रखना है और हमेशा उनके आने पर अपने चेहरे पर एक स्माइल रखना ज़रूरी है, जो इस कंपनी का रूल होता है। तभी हम देखते हैं कि वह मैनेजर मिस सारन को काफ़ी अजीब सा काम देती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वह जिम में आती है और जिम में आने के बाद में वह लोगों का पसीना पूछने का काम दिलवाती है। जिसके बाद में हम मिस सारन को देखते हैं जब वहाँ पर आने के बाद में वह काफ़ी अपने आप को अजीब सा महसूस करती है, लेकिन वह अब उस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है और उस काम को उसे मुस्कुरा कर ही करना पड़ेगा, चाहे उसे वह काम अच्छा लगे या ना लगे। और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में उसकी मैनेजर वहाँ पर आते जाती है और उस पर हमेशा कुछ ना कुछ बोलते जाती है। तब हम देखते हैं क्योंकि उस टाइम बाद में वहाँ की मैनेजर और उसके साथी लोग प्लेन पर टेक ऑफ कर रहे थे, जहाँ पर उसके साथ में वह मिस सारन को चुनती है। जिसके बाद में वह मिस सारन में काफ़ी ज़्यादा अचंभे में पड़ जाती है क्योंकि वह उसके साथ जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसका बिहेवियर कुछ ठीक नहीं था। और फिर हम देखते हैं कि रात को वह उसे सही से सोने नहीं देती और ना ही उसे मोबाइल चलाने देती है। और जब अगली सुबह हम देखते हैं तो हमें मिस सारन के फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम पी होता है और वह काफ़ी अच्छी और स्वीट दिख रही होती है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर वह अपने मैनेजर के लिए खाना बनवाने के लिए आती है, जहाँ पर वह बोलती है कि उसके हिसाब से खाना बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन हम वहाँ की कुक को देखते हैं जो बोलती है कि अगर तुम्हें इतना ही है तो तुम यहाँ पर आकर खुद बना लो, नहीं तो हमें ऑर्डर लेने का कोई शौक़ नहीं है। लेकिन वह बोलती है कि अगर तुम चाहो तो मुझे खाना दे दो। तब हम देखते हैं कि वह खाना बनाकर अपने मैनेजर के पास मिलाती है और बोलती है कि अब मैनेजर तो वहाँ से चला गया है, जिसके बाद में यह खाना अब उसे नहीं दे सकते और वह मैनेजर अब अपने घर पर जाकर खाना खाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे वह सारा का सारा खाना सभी लोगों में बांटना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा चेंज और बदल सी जाती है। अब हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि उस होटल में मिस्टर गुआन और उसका मैनेजर सांगरिक आता है। जब हम गुआन को देखते हैं जब वह वहाँ पर शॉपिंग करता है और उस होटल में वह काफ़ी अच्छे ब्रांड के टी शर्ट देख रहा था, जिसमें उसे पता चलता है कि यहाँ पर सिर्फ 3 टी शर्ट में 2 टी शर्ट बिक चुके हैं। लेकिन वह भी अपने लिए 2 टी शर्ट खरीद लेता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वह अपने मैनेजर से पूछता है तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। तब उसका मैनेजर बोलता है कि आप मेरे लिए भी टी शर्ट खरीद रहा है, यह मेरे लिए गर्व की बात है। तब वह बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ चीज़ नहीं खरीद रहा हूँ और मुझे किसी के साथ पहनने और किसी का डुप्लीकेट पहनने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और मुझे इस बात से काफ़ी ज़्यादा चिढ़ आ जाती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि यह सीन यहीं पर अब कट हो जाता है और उसी कमरे से हम सांगरिक को निकलते हुए देखते हैं, जहाँ पर उसका वेट
वहाँ की मैनेजर कर रही थी और वह सांगरी को ही गौन समझ लेती है। लेकिन इसी कन्फ्यूजन के साथ में अब उन दोनों की मुलाकात काफ़ी अच्छे से हो जाती है और सांगरी और वहाँ की मैनेजर एक में से काफ़ी ज़्यादा बातें करने लगते हैं। तब वह बोलता है कि अब मैं तुम्हारे कहे अनुसार टाइम पर आ जाया करूँगा, और वह उससे अपना नंबर भी शेयर कर लेती है। तब हमें जिम में एक लड़के को दिखाया जाता है जो काफ़ी बुरी तरह से जिम कर रहा था और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी कर रहा था, जिसके कारण लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन उसे देखने के बाद में जब मिस सारंग उसे देखती है तब वह उससे देखने के बाद में कुछ बोलने का कोशिश करती है, लेकिन वह बोलती है कि तुम यहाँ पर अब इस तरह से सभी लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तभी वह बोलता है कि मैं इसी तरह से जिम करता हूँ, और उसकी ओवर एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ जाती है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में वह उस मैनेजर को बोलता है कि मुझे यहाँ की एक लड़की पसंद आई है, जिसके बाद में वह उसे लव लेटर लिखता है। और उसके बाद में मैनेजर मिस सारंग के पास में आती है और बोलती है कि वह लड़का तुम्हें लव लेटर दिया है, तुम अपना ध्यान अच्छे से रखा करो और तुम ऐसी हरकतें ना करो। तब वह बताती है कि वह लड़का कोई और नहीं, उसके पीछे शेर के निशान वाला टी शर्ट पहना हुआ है। और वह उसे काफ़ी बुरी तरीक़े से बोलता है कि तुम मेरे साथ एक रात होटल में रुक, जिसके बाद में मैं तुम्हें खुश कर दूंगा और तुम्हें मुंह मार के ही रकम दूंगा। तभी हम देखते हैं कि मिस सारंग काफ़ी ज़्यादा गुस्से से आती है और उस जिम में टी शर्ट वाले लड़के को देखती है। लेकिन हम देखते हैं कि वह किसी और ही टी शर्ट वाले लड़के को गाली देना चालू कर देती है, और वह कोई और नहीं, वह मिस्टर गुआन होता है। जिसके बाद में गलतफहमी के कारण वह उसे रनिंग करते हुए मशीन से गिरा देती है। जिसके बाद में वह लड़का बोलता है कि मैंने ऐसा क्या किया हो जो तुम मुझसे इस तरह से बातें कर रही हो। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर तक उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है, और उसके बाद में मिस सारंग उसको उसके द्वारा लिखे गए लव लेटर को देकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं होता कि यह लेटर किसी और ने लिखा है। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है और बोलती है कि तुम्हें यहाँ पे रहने का अधिकार किसने दिया। तब वह बोलता है कि मैं यहाँ पे होटल में किराए से रह रहा हूँ और तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम अपने कस्टमर से काफ़ी अच्छे से बातें किया करो, नहीं तो यह तुम्हारे लिए आगे जाकर काफ़ी महंगा साबित होने वाला है। और थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि अब मिस सारंग का काम मैनेजर की बॉस और मिस्टर गुआन की सिस्टर को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। जिसके बाद में वह उसे प्रमोशन देने की बातें करती है। लेकिन हम देखते हैं कि मिस सारंग के मैनेजर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और वह उससे चिढ़ने भी लगती है। तब ऑफिस में आने के बाद में मिस सारंग अपने मैनेजर से मिलने जाती है। तब वह बोलती है कि अगर तुम्हें इस होटल में रहना है तो तुम्हें काफ़ी प्रकार की भाषा आना चाहिए। जिसके बाद में वह उसे जापानीज़ और कोरियन भाषा में बातें करती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ के सारे लोग देखकर उसे अचंभा हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन वह बोलती है कि यहाँ पे तुम ज़्यादा देर रुक नहीं सकती और तुम्हारा दिन 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, जिसके बाद में तुम यहाँ से निकाली जा सकती हो। इसके बाद में हम देखते हैं कि यह सीन भी कट हो जाता है और उसके बाद हम मिस सारंग और गुआन को देखते हैं जब वह एक होटल में ही आते हैं। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि यह होटल एक ही है जहाँ पर दोनों ने काम करने का ठान लिया है। और दोनों साथ में लिफ्ट को देखते रहते हैं, लेकिन दोनों एक में एक पर नज़र नहीं डालते। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर अब मिस सारंग अपने दोस्तों के साथ में पार्टी करने लगती है, क्योंकि उसकी पोस्टिंग कहीं और हो चुकी थी और वह थोड़े से ऊंचे लेवल में जा सकती थी। जिसके बाद में उसके खुशी का ठिकाना नहीं होता और वह लोग काफ़ी जम के पार्टी करते हैं। और पार्टी करने के बाद में हम देखते हैं कि वह लोग अब पब में जाते हैं। वहाँ पर काफ़ी लोग अच्छे से डांस करते हैं और मस्ती मजाक में झूम उठते हैं। और इसके बाद में हम देखते हैं कि अब काफ़ी दिन बीत चुके होते हैं। जिसके बाद में मिस सारंग का एक से एक इंटरव्यू होता है और उसकी पोस्ट अब बढ़ते जाती है और वह उस होटल की काफ़ी बड़ी मैनेजर बन जाती है, जिसके नीचे सब लोग अब अंडर में काम करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उसकी एक दोस्त, 2 दोस्त जिनका शादी हो जाता है, अब मिस सारंग ही अकेली बच जाती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि यह दिन काफ़ी बीतने लगता है और 2022 का टाइम हो जाता है, जिसमें उन्हें होटल में काम करते हुए 4-5 साल बीत चुके थे। जिसमें वहाँ पर अब सबके लोग कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके थे। जिसके बाद में मिस सारंग पियो और कॉन्ग को देखते हैं जो मैनेजर की पोस्ट में आने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और वहाँ पे केक काटते हैं और इंजॉय भी करते हैं। और हम मिस्टर गोवन को देखते हैं जब वह एक बड़े से चर्च में आते हैं जहाँ पर वह यूके जाने की सोच लेता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वह अपने मैनेजर को कॉल करता है और उससे बोलता है कि अब हम दोनों साथ में यूके जा रहे हैं। जिसके बाद में वो बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ज़रूरी है और तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। और हम उसे देखते हैं जब वह सांगरी की दाढ़ी बना रहा होता है। लेकिन वह बोलता है कि मैं कैसे आ सकता हूँ, आज से 2 दिन बाद मेरे परिवार मेरे घर आने वाले हैं। और वो उसे मना करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ना चाहते हुए भी उसे मना नहीं कर सकता,
इसके बाद में हम देखते हैं कि अब मिस सारंग काफ़ी बड़ी मैनेजर बन चुकी थी, जिसके बाद में वहाँ सभी लोगों को ट्रेनिंग दे रही थी। तभी हम देखते हैं कि ट्रेनिंग देते देते वहाँ पे उनकी पुरानी मैनेजर आती है और वह उसे काफ़ी ज़्यादा जलने लगती है, क्योंकि उससे अब आगे वाली पोस्ट पे जा चुकी थी। और वहाँ पर वह बोलती है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है जो तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। तब हम देखते हैं कि नीचे में कोई और नहीं, पुरानी संगीतकार आई है, जिसके बाद में मिस सारंग उसका सॉन्ग को रिप्रेजेंट करती है, जिसे देखने के बाद में वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और उससे हक कर लेती है। तब हम अगले सीन में दिखाया जाता है कि गोवन अब उस होटल में आने के बाद में शाम को जब वह अपने डैड और सिस्टर के साथ में ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, तब उसके डैड उसे बोलते हैं कि अब तुम यूके जाने का प्लान क्या है। तब गोवन बोलता है कि अब मुझे यहीं पर सेटल होना है और मैं होटल की जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, जिसके बाद में हम देखते हैं कि उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा गुस्से हो जाती है, लेकिन वह अपने डैड के सामने उसकी तारीफ़ें करती है और उसका सपोर्ट करने का साथ देती है। और इसी बातों से उसके डैड को कुछ पता नहीं चल पाता। लेकिन हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद में अब गोवन और उसके मैनेजर सांगरी दोनों बाहर निकल जाते हैं और वह लोग होटल में जाने के लिए तैयार होते हैं, जिसके बाद में हम देखते हैं कि गोवन सांगरी को बोलता है कि तुम अपने घर चले जाओ, मैं अकेला होटल में जाना चाहता हूँ। लेकिन वह बोलता है कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता, मैंने तुम्हारे साथ रहने की कसमें खाई है। और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन्स होते हैं और वह बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अब कभी नहीं छोड़ूंगा, तुम जहाँ मैं वहाँ। ऐसे इस प्रकार से दोनों अब साथ में निकल पड़ते हैं। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस सांगरिंग के फ्रेंड जिसके बच्चे हो चुके थे और वह लोग अब पहले की तरह एंजॉय नहीं करते थे, लेकिन तीनों बैठ के सोच रहे थे कि काश हमें एंजॉय करने का मौका मिलता। और उसके बच्चे उस पर ध्यान दे रहे थे, जिसके बारे में बोलते हैं कि अगर तुम यहाँ से कहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी हम उसके बच्ची को देखते हैं और बोलती है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। और वह रोते हुए बोलती है कि आज से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। लाइफ हमारे समय में कितनी अच्छी हुआ करती थी, जब हम जॉब किया करते थे और मस्त पार्टी किया करते थे। लेकिन थोड़ी देर बाद में हमें देखते हैं कि वहाँ पर अंधेरा सा छा जाता है और वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं और वह किसी पब से कम नहीं दिखता। जिसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पर सारे के सारे लोग अब डांस करने लगते हैं और वह अपने पहले की तरह ही यादों में खो जाते हैं और मस्त मगन होकर डांस करने लगते हैं। अब हमें अगली सुबह गोवन को दिखाया जाता है, जो अब अपने काम पर जाने के लिए रेडी हो चुका था और उसी के साथ उसका मैनेजर सेक्रेटरी जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद में इन दोनों के बीच में और ज़्यादा कॉमेडी होने लगता है। और जब गोवन अपने ऑफिस के लिए निकलता है, तब हम देखते हैं कि वह अपना मोबाइल भूल चुका है। जिसके बाद में सांगरिक उसे बोलता है कि आप अपने ऑफिस जाइए, मैं उसे अपने साथ लेकर आता हूँ, जब तक आप मेरा वेट कीजिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ की मैनेजर मिस सारंग से बोलती है कि तुम गोवन के मोबाइल को उनके पास लेकर जाओ और यह तुम्हारा पहला काम है। लेकिन हम देखते हैं कि पार्टी करने के कारण गोवन के पेट में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ होने लगी थी, जिसके बाद में वह जाने की हालत में भी नहीं थी। लेकिन मजबूरी में उसकी बॉस उसे डांट फटकार कर जाने के लिए ही बोलती है। और जब वह वहाँ पर उसके रूम में जाती है, तब वह काफ़ी मशक्क़त से जाती तो है, लेकिन हम देखते हैं कि उसके मोबाइल को जब वह हाथ पकड़ती है, लेकिन उसके पेट में गड़बड़ होने के कारण वह वॉशरूम जाती है। और वॉशरूम में जब वह बैठी हुई होती है, तब देखती है कि उसका रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और वहाँ पर आने के बाद में वह जिस वॉशरूम में बैठी हुई होती है, वहाँ के लाइट को बंद चालू किया करती है। और वहीं पर थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि वो अन पहुँच जाता है, लेकिन वह उसे अच्छे से जानता था। और हम देखते हैं कि उसे देखने के बाद में गोवन काफ़ी ज़्यादा अचंभे में पड़ जाती है। और यहाँ पर दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा फनी मूवमेंट होता है, जहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी आता है। तब हम देखते हैं कि अब फाइनली वह उसे मोबाइल दे देती है, लेकिन मोबाइल देने से पहले वह दरवाज़ा को बंद कर देती है, क्योंकि उसे उसके सामने रहने से शर्म आ रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसे मोबाइल देने समय में वह उसके कंधे पर हाथ रख देती है और वहीं पर इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक सीन दिखा दिया जाता है। तभी वह उसे इस बात का याद दिलाता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना। तब वह बोलती कि मैंने तुम्हें नहीं पहचानी। और फिर वह बताता है कि तुमने मुझे जिम में किस तरह से डांट फटकार किया था। लेकिन मिस सारंग उसे उस होटल का कस्टमर ही समझती है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं चलता कि वह उसका डायरेक्टर है। और उसके बाद में वह उसे धुतकार कर वहाँ से चले जाती है और बोलती है कि तुम अपना काम से काम रखो। और इस बीच उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहस होती है और दोनों अपने एक मेक के रात को सुनाने की कोशिश करते हैं और गोवन उसका काफ़ी ज़्यादा मज़ा भी लेता है। तब हम देखते हैं कि अब स्टेज पर गोवन को बुलाया जाता है और वहाँ पर आने के बाद में हम देखते हैं कि वहाँ की मैनेजर गोवन को जाने से
समझते कि यह कैसे जा रहा है, यहाँ पर तो सांगरी जाना चाहिए था। और इस कन्फ्यूजन में वहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता और थोड़ी देर बाद में उसे उसके बातों का पता चल जाता है कि वह कोई और नहीं, वह मैनेजर का बॉस गुओन है। और वहाँ पर आने के बाद में वहाँ पे सभी लोगों को देखता है, जिसके बाद में उनके फेस पर एक अलग ही स्माइल थे, जिसे देखने के बाद में हमें अजीब सा डर भी लगने लगता है। लेकिन वह अपने पास्ट में सोचता है कि उसके पास्ट में उसकी मॉम की खुशी के कारण उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी थी, जिसमें हम देखते हैं कि उसे लोगों का हंसना पसंद नहीं आता। और थोड़ी देर बाद में हम मिस सारन को देखते हैं, जब उसे मैनेजर के पोस्ट पर मिस्टर गुओन को गुलदस्ता देने का टाइम आता है, जिसके बाद में वह अपना चेहरा छुपाती हुई उसके सामने आती है और अपने चेहरे को बहुत ज़्यादा छुपाने की कोशिश करती है। तब उसे पता चल जाता है कि यह सर आप ही हो। और वहाँ पर वह बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो सर, मैंने आपको पहचाना नहीं था। और वह हाथ जोड़कर उससे माफ़ी ज़्यादा मांगती है। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में गुओन अपने ऑफिस में आता है और मिस सारन को अपने पास बुलाता है और पूछता है कि क्या तुम्हें मुझे अभी पहचाना? और तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो? मैं इतना चीप हूँ और मैं इतना कमीना हूँ कि मैं तुम्हें ऐसा लव लेटर लिखूंगा। तब हम देखते हैं कि वहाँ पर उन दोनों के कन्फ्यूजन में काफ़ी सुधार होती है और इस बात को मिस सारन समझ जाती है कि यहाँ पर मेरी गलती थी और मैंने फालतू में ही आपको डांट दिया है। और वो इसके बाद में गुओन बोलता है कि तुम मेरे सामने हंसने का नाटक मत किया करो, तुम जैसी हो हमेशा वैसी ही रहा करो। इसके बाद में मिस सारन बोलती है कि यह हमारे कंपनी की एक निशानी है और यह हमारे कंपनी का रूल है कि अपने फेस पे हमेशा एक स्माइल रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके कारण कस्टमर को आपके दुखी होने का कारण पता न चल पाए। जिसके बाद में गोवन बोलता है कि तुम मेरे सामने कभी भी आओगे तो तुम हंसने का नाटक नहीं करोगे। जिसके बाद में मिस सारन भी बोलती है कि मुझे भी कोई शौक नहीं है हंसने का, या तो से मेरी ड्यूटी है इसलिए मुझे हंसना पड़ता है, लेकिन धन्यवाद, आपके सामने मैं कभी हंसूंगी नहीं। इस बात के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि मुझे आपके सामने कोई नाटक नहीं करना पड़ेगा। और इसके बाद में हम देखते कि अब वहाँ से वह चले जाते हैं और अब हमें प्लेन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे कस्टमर बुलाता है और बोलता है कि तुम मेरे इस कोट को संभाल कर रखना, जब तक मैं उठूँ ना तब तक तुम इसे फ्रेश रखना। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर वह लड़की उसके कपड़े को गंदा कर देती है और वहाँ पर आने के बाद में हमें दिखाया जाता है कि वह लड़की काफ़ी ज़्यादा नादान होती है और उसे ना समझा जा सकता है। जिसके बाद में वह बताती है कि मुझे उन्होंने बोला था कि इसे ले जाकर डाल दीजिए। जिसके बाद में वो लड़के समझते कि इसे मुझे डस्टबिन में डालना है और डस्टबिन में वो जाकर डाल देती। तब थोड़ी देर बाद में वहाँ का कस्टमर उसे बोलता है कि मुझे अपने जैकेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और आप मुझे उसे ला कर दे दीजिए। लेकिन उसे इस बात का पता नहीं होता कि उसके जैकेट काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है। लेकिन हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि इस बात की जिम्मेदारी वहाँ के मैनेजर नहीं लेना चाहते। लेकिन थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं कि वहाँ के सारे इल्ज़ाम को वहाँ पे एक ठहरी हुई लड़की सारा इल्ज़ाम अपने सर पर ले लेती है और बोलती है कि मैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगी। और वह बोलती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैंने आपकी बातों को समझा नहीं था और मैंने अनजाने में आपके शर्ट को डस्टबिन में डाल दिया था। तभी वह पर्सन बोलता है कि मुझे टी शर्ट अभी सुबह तक चाहिए। जिसके कारण वह बोलता है कि मेरे जैकेट को तुम कुछ भी करो कैसे भी करो और मेरे जैकेट को तुम्हें साफ सुथरा लाकर मुझे देना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं कि फाइनली वह दूसरे दिन उस जैकेट को साफ तो करवा देती है, लेकिन जब वह दौड़ कर उस जैकेट को देने के लिए जाती है तो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है। तब हम उसके साथ में एक लड़के को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट था और वह हेल्पिंग नेचर का बंदा था। तब वह बोलता है कि दो मैं तुम्हारी इस बैग को उसके पास ले जाकर आता हूँ। और फाइनली हम देखते हैं कुछ टाइम बाद में वह उसे लेकर चला जाता है और शायद उसे अब दे भी दिया होगा। और फिर हम देखते हैं कि मिस्टर सांगरी उस मैनेजर के पास में आता है जिस मैनेजर ने उसको गुआन समझा था। और वहाँ पर आने के बाद में सांगरी उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ होटल चलना चाहता हूँ और मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पीने जाता हूँ। लेकिन उसके बाद में वह बोलती है कि मैंने तुम्हें काफ़ी अमीर समझा था, लेकिन तुम तो काफ़ी ज़्यादा करीब निकले। और उसे काफ़ी कुछ बोलकर वहाँ से उसे मजबूरन जाना पड़ता है। और हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं जब रईसों का खाना एक काफ़ी अच्छा अपार्टमेंट में था। तब हम उस सांगरी को देखते हैं और वह बोलता है कि इस मैनेजर के अलावा अगर तुम आओगे तो वहाँ पे और भी 4 चांद लग जाएंगे। जिसके बाद में सांगरी उसे उस 5 स्टार केबिन में लेकर जाता है और वहाँ पर जाने के बाद में हम देखते हैं कि वह जगह काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और सुंदर था, जिसे देखने के बाद में मिस सारा काफ़ी ज़्यादा अचंभे में पड़ जाती है और वह अपने आप में एक सपना महसूस करती है।
और वहाँ पर आने के बाद में उसे काफ़ी अजीब अजीब महसूस हो जाते हैं और थोड़ी देर बाद में वह लोग बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहीं पे मिस गुवन भी आते हैं, लेकिन वह उस पर ध्यान नहीं देता और वो अपने डैड सिस्टर के साथ में बैठ जाता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पे उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बातें होती है, लेकिन हम थोड़ी देर बाद में मिस सारन को देखते हैं जब अपने मुंह से काफ़ी कुछ बोलने की कोशिश करती है, जिसके बाद में उसका आवाज़ थोड़ा सा लाउड हो जाता है और वहाँ के सभी लोग उसे काफ़ी ज़्यादा अलग तरीके से देख रहे थे, जिसके बाद में वहाँ डर जाती है और फिर वहाँ पर कुछ ऐसा बड़ा बोलती है, जिसके बाद में वहाँ के सारे लोग उस पर ले ताली बजाने जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक स्मॉल मैनेजर आती है जो उससे बोलते हैं कि यहाँ पे तुम्हारी परवाह कोई नहीं करता, अगर तुम यहाँ से जाना चाहो तो जा सकती हो। तभी हम देखते हैं कि वह अपने हाथ एक बॉक्सों को लेकर जाती है जो काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद में वहाँ पर वह बस में आती है और बस में आने के बाद में वही बॉक्स उसके हाथ में होता है जिसे उसके किंग होटल में दिया गया था। तो फाइनली हम देखते हैं कि वहाँ पर जब बस काफ़ी अचानक से रुकती है तब उसे कुछ चीज़ याद आता है और वह बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ में घूमने जाना चाहती हूँ, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा पाऊँगा क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं टूर पर आ चुका हूँ, जिसके लिए मैं तुमसे माफ़ी चाहूँगा। और फिर वह फाइनली वहीं पर टूट जाती है। तभी हम देखते हैं कि अचानक से ब्रेक लगने के कारण उसके हाथों का बॉक्स नीचे गिर जाता है और उसके बॉक्स से मछली की काफ़ी ज़्यादा बड़ा सिर निकलता है, जिससे देखने के बाद में वहाँ के लोग घबरा से जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वह उसे पकड़कर घर लाती है और घर आने के बाद में वह लोग उसे काटने की कोशिश करते हैं। तभी कॉन्ग बोलती है कि मैं इसे नहीं काट पाऊंगी और मुझे इसके बारे में डर लगता है। तभी वहाँ पर हम पियों को देखती है जब आती है और उसे देखने के बाद में काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि आज का डिनर तो काफ़ी अच्छा होने वाला है। और फाइनली कुछ टाइम बाद में हम देखते हैं कि वह लोग उसे काट पीट कर एक अच्छे से तेल में फ्राई करते हैं और काफ़ी टेस्टी के साथ में खाते हैं। लेकिन मिस सारन इसे खाना पसंद नहीं करती, जिसके कारण वह उसे हाथ भी नहीं लगाती। तभी उन्हें पता चलता है कि इसका रेट $60 मिलियन है। जिसे सुनने के बाद में पियो काफ़ी ज़्यादा घबरा सी जाती है और बोलती है कि हम इसे बेचकर काफ़ी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, लेकिन मिस सारन बोलती है कि इसे यहाँ पे कोई खरीद नहीं सकता जब तक यह काफ़ी ज़्यादा ख़राब भी हो जाएगा और इसके मिलने की गुंजाइश काफ़ी ज़्यादा कम भी है। जिसके बाद में वह बोलती है कि अगर हम $7 मिलियन का उपयोग एक अच्छे तरीके से करें जिसमें हमें ऐसा लगे कि हमने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है और इतना महंगा खाना हमें डिलीवर हो पाया है। इसके बाद में वह काफ़ी अच्छे तरीके से खुशी खुशी उसे खाने लगते हैं। और फिर हमें अगला सीन दिखाया जाता है कि उस होटल से उसके डैड, उसकी सिस्टर और गुआन निकलते हैं और फाइनल कुछ टाइम बाद वह लोग वहाँ से निकल तो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में गुआन का मैनेजर आता है जब वह गाड़ी में बैठा हुआ होता है, लेकिन वह बोलता है कि चलो आओ, लेकिन वह उसे दरवाज़ा खोलने के लिए बोलता है। तब वह उसका दरवाज़ा खोलता है। तभी हम देखते हैं कि वह उसकी गाड़ी में नहीं बैठना चाहता क्योंकि आज उसका मूड नहीं था और वह बोलता है कि अब तुम चले जाओ। लेकिन सांगरी बोलता है कि तुम्हें तुम्हारे डैड ने बुलाया है और मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। जिसके बाद में यह सीन भी यहीं पे कट हो जाता है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मिस सारन एक काफ़ी अच्छा ड्राइंग करने की कोशिश कर रही थी, जिसे वहाँ पे देखने के बाद उसके फ्रेंड लोग उस पर काफ़ी ज़्यादा हंसने लगते क्योंकि वह उसे ओल्ड मॉडल समझते। और हम अब मिस कॉन्ग को देखते हैं जब वह अपने होटल में एक चश्मे को सेल करना चाहती थी और उसी दुकान में उसी होटल में एक लड़का आता है जो एक गॉगल खरीदने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्मार्टनेस बनने की कोशिश कर रहा था। तभी हम देखते हैं कि मिस कॉन्ग उसे चने के झाड़ पर चढ़ाती है और बोलती है कि अब तुम काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है और यह लास्ट पीस है, जिसके बाद में इसकी डिमांड रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। और फाइनली कुछ टाइम बाद में वह उसे उसका चश्मा पहना देती है। और हम थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि उस होटल में एक लेडी आती है जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होती है, लेकिन उसे इस बात का वहम खुद पर से होता है। और वहाँ पर थोड़ी देर बाद में हम देखते हैं तो वह मिस सारन से बात करती है और बोलती है कि तुम्हारे मैनेजर को बुलाओ। तब वह बोलती है कि मेरे मैनेजर यहाँ पर नहीं है, जबकि उसकी मैनेजर वहीं पे खड़ी थी, लेकिन उसे इशारा कर देती है कि मैं इसके साथ पकना नहीं चाहती, इसलिए तुम ही इसे हैंडल करो। अब वह बोलते हैं कि मुझे रूम चाहिए और उसने रूम पहले से ही बुक करा था, लेकिन उसने थोड़ा सा अच्छा वाला रूम बुक नहीं किया था। जिसके बाद वह बोलती है कि मुझे इससे भी बेटर रूम चाहिए, तुम चाहे तो पैसे ले लो। लेकिन वह बोलते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे रूम बुक हो चुके हैं और आपने जो रूम बुक किया था आपको उसी रूम में रहना पड़ेगा। लेकिन वह बोलती है कि मुझे अच्छे रूम में ही रहना है और मुझे फैसिलिटी वाला ही रूम चाहिए। लेकिन अब वह वहाँ पर हार चुकी है और बोलती है कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर पाऊँगी, आपने जो भी पहले कार्य किया है
और जो चीज़ बुक किया आपको वही सीट अवेलेबल मिल पाएगा। लेकिन थोड़ी देर बाद में देखते हैं कि वहीं पर अब गुआन आता है और बोलता है कि तुम यहाँ पर टाइम पास क्यों कर रही है। ऐसे ग्राहकों से हमें अच्छे से बात नहीं करना चाहिए, इन्हें जितने जल्दी हो सके उतना जल्दी उन्हें निकाल सको। तभी हम देखते कि वहाँ पर परेशान देखकर गुआन मिस सारंग को अपने ऑफिस में बुलाता है और बोलता है कि तुम उसके साथ इतना टाइम पास कैसे कर सकती है और तुम्हारे फेस पे वही स्माइल क्यों रहती है। तब वह बोलती है कि मेरा काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसे जिस तरीके से भी करना चाहे उस तरीके से कर सकती हूँ। और वह बोलते हैं कि हमें ड्यूटी में सिखाया गया है कि हमें अपना काम काफ़ी सोच समझ कर करना पड़ेगा, क्योंकि बिना सोचे समझे हमने कोई भी काम किया तो हमारे लिए विफलता ही साबित हो सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर अब मिस सांगरिक के पास में ही मिस सारंग आ जाता है और बोलता है कि हो सके तो मैं तुम्हारी क्या हेल्प कर सकता हूँ। तब मिस सारंग बोलती है कि मुझे आपसे कुछ हेल्प नहीं चाहिए भैया। जिसके बाद में वह उसका काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि इस जन्म में तो मेरी शादी होना तय नहीं है और मुझे सब लोग भैया क्यों बोलती है। जिसके बाद में हम देखते हैं कि मिस सारन और सांगरिक के बीच में काफ़ी कुछ बातें होती है और थोड़ी देर बाद में वहाँ से अब मिस सारन चली जाती है और वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ में एक जगह घूमने आई होती है, जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड उसे एक जगह घुमाने के लिए लाता है। लेकिन वह थक जाती है और जब हम उसके बॉयफ्रेंड को देखते हैं तब वह खूबसूरती का मज़ा ले रहे होते हैं। तभी से कॉल आता है कि उसके दोस्तों ने उसे एक पार्टी में बुलाया है, जहाँ पर वह पार्टी उसके दोस्तों ने उसी के लिए रखा था। और वह उसे मना कर बोलता है कि हम जाएंगे और तुरंत ही जल्द वापस आ जाएंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाता है और वहाँ पे उसके लड़कों में दोस्त कम और लड़कियाँ ही दोस्त ज़्यादा थी। जिसके बाद में मिस सारन को उसे देखकर अच्छा ही लगता और वहाँ पे घंटों का काम काफ़ी देर तक किया जाता है। जिसके बाद में मिस सारन काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होकर वहाँ से बाहर आती है और उसे देखती ही उसका बॉयफ्रेंड उसके पीछे पीछे आता है और उसका बॉयफ्रेंड जो बोलता है कि इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो। तब वह बोलता है कि मैं इन्हें बाय बोलकर आता हूँ, तुम थोड़ी देर मेरा वेट यहीं पर करो। और फिर हम यू को देखते हैं जब वह अंदर उन्हें बाय बोलने के लिए आता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे सारी की सारी लड़कियाँ उसे घेर कर अपने साथ बैठा लेती है और वहाँ आगे जाना भूल जाता है। तब हम देखते हैं कि अब मिस सारन वहाँ से निकलकर एक गार्डन में आती है और वहीं पर गु ऑन भी आता है और दोनों एक मेक को देखते नहीं, लेकिन यह नज़ारा काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शायद दोनों एक मेक को देख रहे होंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ से दोनों निकल जाते हैं और हमें अगली सुबह का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गुऑन कहीं जाने की तैयारी करता है और वहाँ उसके साथ में उसकी मैनेजर मिस सारन भी आती है। और मिस सारन काफ़ी ज़्यादा हॉट लग रही थी क्योंकि उसने अपने ड्रेस चेंज कर लिए थे, जिसे गुऑन देखते ही रह गया था। और देखते देखते हम देखते हैं कि अब यह सीन यहीं पर काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होने लगता है और थोड़ी देर बाद में वहाँ पर एक आदमी होता है जिससे मिस सारन का बैग टकरा जाता है और वह बोलता है कि अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं और तुमने मेरा रास्ता कैसे रोका और तुम्हें मुझे ऐसा क्या समझ कर रखा। जिसके बाद में हम देखते हैं कि मिस सारन और सांगरिक वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था कि यहाँ पे कुछ फाइट ना हो। और हम गुऑन को देखते हैं जब वह उस आदमी से बात कर रहा था और बोलता है कि तुम मुझे जाने दो क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी में और वह पर्सन इससे काफ़ी ज़्यादा बहस कर रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि वह उसे $2000 का नोट दिखा था। जिसके बाद में वह पैसों के लालच में उसे कुछ बोलता नहीं और उसकी उल्टा हेल्प करना चाहता है। तब हम देखते हैं कि सांगरिक और मिस सारन दोनों साथ में बाहर आते हैं और गुऑन एक फरारी कार में होता है, जिसे देखने के बाद में मिस सारन और सांगरिक काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि इस कार में हम ज़िंदगी में पहली बार बैठेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि गुऑन उन दोनों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि तुम्हारा काम पैदल आने का है और तुम इस कार में बैठने के लायक नहीं हो। तब हम देखते हैं कि वह लोग अब फाइनली एक गार्डन में जा पहुँचते हैं जहाँ पर काफ़ी कुछ काम चल रहा था। वहाँ पर आने के बाद में हम देखते हैं कि मिस्टर गुऑन के लिए एक वाक्य तैयार किया जा रहा था जिसे उसे सभा मंच में बोलना होता है, लेकिन उसे यह सारी की सारी चीज़ें समझ नहीं आती। उसे अपने आप में फैशनेबल रहना पसंद था। और देखते हैं कि थोड़ी देर बाद में अब मिस सारन में उसे देखते ही रह जाते क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। और देखते ही देखते हम देखते हैं कि यह सीन अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके अगले पार्ट के लिए आप हमारे वीडियो पर बने रह, जब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब तक के लिए टाटा बाय बाय टेक केयर।